एक ना ग्रेजुएट स्टूडेंट की लाइफ में ना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि घर वाले ट्रिप के लिए कैसे मानेंगे। और दूसरा होता है कि भैया ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। हाँ, फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सेकंड ईयर में नहीं होता, बट जब आप फाइनल ईयर में आते हो ना, तब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अब क्या करना है। तो आज ना हम आपको यही बताने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, क्यों करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, तो बने रहो हमारे साथ। तो ग्रेजुएशन उसके बाद करना क्या है, बिल्कुल शॉर्ट एंड टिप्स उसमें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, हमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करते ही हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, अब वो देखने वाले हम। ठीक है, ग्रेजुएशन करते ही हमारे पास ना पांच छह बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। सबसे पहली बात तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सर्विस पकड़ लें। ठीक है, दूसरा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं आ रही, तो मतलब हमारा इंटरेस्ट अगर डिफेंस वगैरह में, तो डिफेंस वगैरह कर लें। अगर डिफेंस में नहीं है, मेरे को ऑफिस जॉब भी चाहिए, तो मैं अपना बैंकिंग वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो पा रहा, तो चलो कोई नहीं, अपना प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर होता है कि मैं अपनी पीजी कर लेता हूँ, कि अगर मेरे को प्राय मतलब अभी और पढ़ना है, तो फिर कहीं अच्छे कॉलेज से अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ और पीजी कर लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, कहने की बात है। और फिर और छोटी मोटी और बहुत सारी पोस्ट। तो यही चीज़ है कि भैया, कि हम देखने वाले हैं आज। सबसे पहले तो क्या देखने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, वो देखने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक, उसके बाद डिफेंस और यूनिफॉर्म जॉब में हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। फिर हम क्या देखने वाले हैं कि बैंकिंग में क्या क्या मिलने वाला है, कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हम मैनेजर, बैंक पीओ वगैरह हम देखते हैं, उसमें हमारी क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो अंडरटेकिंग है ना, जैसे एलआईसी है, ईपीएफओ है, ईएसआईसी है, इस टाइप की गवर्नमेंट की है ना, तो वो पूरी गवर्नमेंट की है। और शेयर होल्डिंग टाइप का मान लो, या गवर्नमेंट की कंपनी मान लो। एक टाइप से आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करोगे, बट गवर्नमेंट की कंपनी के लिए काम करोगे, ये मान लो एक टाइप से आप। बिल्कुल सिंपल उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। फिर है एकेडमिक। एकेडमिक्स में क्या है कि आप अपने ही लाइन में पीजी वगैरह कर लो, या दूसरी लाइन में जैसे कैट वगैरह कर लिया, और फिर आप अपनी पीएचडी वगैरह कर रहे हो। पीएचडी के बाद भी अपना क्या है कि टीचिंग वगैरह का स्कोप खुल जाता है। या फिर एक टीचिंग का स्कोप खुलता है आपका, आप बीएड वगैरह कर लो, जेबीटी वगैरह कर लो, उससे आपका अपना स्कोप खुल जाता है टीचिंग का। ठीक है, फिर आता है प्राइवेट लाइन। प्राइवेट लाइन में क्या है कि भैया आप अपनी पर्सनैलिटी वगैरह डेवलप कर लो, आपकी स्किल्स जितनी अच्छी है, आप फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अपनी स्किल्स पे काम कर लोगे तो। ये वाली चीज़ है। फिर क्या है कि अपना, जैसे ये एकेडमिक और ये इसमें, ये पीजी वाला, ये मिक्स भी कर सकते हैं हम, कि एकेडमिक्स को ही स्ट्रॉन्ग कर लें हम, अपना बढ़िया से अपना पढ़ाई करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, कि अभी मेरे को अपना बैचलर डिग्री पे कोई जॉब नहीं लेनी, मेरे को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पे जॉब लेनी है, तो उस चीज़ पे तो अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम डायरेक्ट इस पे जा रहे हैं। देखो, सेंट्रल सर्विस है ना, सबसे ऊपर आता है इसमें यूपीएससी। अगर आपको यूपीएससी की पोस्ट मिल रही है, तो ये मान लो आपने, ये अगर पावर का वो है पिरामिड, उसमें आप लगभग यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर कौन सी पोस्ट आएगी, यूपीएससी, सीएससी, जो हमारा एग्जाम होता है ना, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपने सुना ही होगा। सबसे ज़्यादा पावर पोजीशन वगैरह सब कुछ कहाँ पे रहने वाली है, इसमें। आप कहाँ पे आ जाओगे, लगभग यहाँ पे, ऐप में बिल्कुल ऊपर। उसके बाद क्या होता है, आपकी प्रमोशन वगैरह होते रहते हो, तो आप टॉप पे भी आ जाते हो। इनके ऊपर टॉप पे क्या होता है, इनके ऊपर पॉलिटिक्स वगैरह टॉप पे होती है। ठीक है, ये एक सिस्टम है पूरा, गवर्नेंस वगैरह में हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए अभी हमें इतना सोचना नहीं है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप भैया यूपीएससी कर लो, एक बार कर लो, टॉप पे पहुंच जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि 1800 पोस्ट निकलती है कि आप सब लोग ही यूपीएससी कर पाओगे, या सबका मन हो उस लाइन में जाने का। तो दूसरा हो सकता है कि एसएससी सीजीएल वगैरह। एसएससी सीजीएल क्या है, जो यहाँ वाली जो पोस्ट है ना, उसको हम एसएससी सीजीएल में बोल देंगे कि भैया, है तो अपनी गवर्नमेंट की जॉब। कौन सी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है, बट थोड़ा सा नीचे, बट है तो ये भी ऑफिसर लेवल। इसमें भी कोई कमी नहीं है, इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है। आप अपना इनकम टैक्स ऑफिसर लगते हो, और अपना कस्टम ऑफिसर लगते हो, मतलब देश, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पोस्टिंग है, तो आप उसका वो कर सकते हो। फिर क्या है कि भैया, टेक्निकल पोस्ट और निकलती है, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसमें टेक्निकल पोस्ट और निकलती है। टेक्निकल पोस्ट बोले तो भैया, आपकी अगर आपने बीटेक वगैरह की है या कर रहे हो,
तो उसके लिए स्पेशल एंट्री निकाल देंगे वो कि आप इस टेक्निकल पोस्ट पे चले जाओ। फॉर एग्जांपल जियो साइंटिस्ट, वो टेक्निकल पोस्ट है। ऐसे ही फॉरेस्ट के ऊपर होता है। यूपीएससी सीएससी के साथ एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का और एग्जाम होता है, वो फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह में जाना हो तो ये सारी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी देती है। कुछ पोस्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कि आप डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर वगैरह बन रहे हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन रहे हो, वो भी सीधी अपनी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम देती रहती है, ठीक है। कभी कभी निकलती है, इनकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये साल में एक बार निकलेगा, ये भी लगभग साल में एक बार निकलेगा, इसकी भी एक साल की साइकिल है, ये भी अपना लगभग साल में एक बार निकलता है। साइकिल्स अलग अलग है बट ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है अपना, कई लोगों को ना डिफेंस और यूनिफॉर्म का ही वो होता है कि मेरे को तो बनना ही फौजी है। पता नहीं कितने स्टूडेंट है और रह चुके हैं मेरे जिनको कुछ नहीं करना था, बस फौजी बनना था। सर कुछ हो जाए बस फौजी बनना है। तो उनके लिए ये है कि सबसे, अगर आपको यही है, अगर फौज की मैं हायरार्की की बात करूं, एक तो आ जाती है एनडीए के बाद लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग, और एक आती है सीडीएस के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इनमें क्या होता है कि आप दोनों कहाँ पे आ जाओगे, बिल्कुल टॉप पे आ जाओगे जहाँ पे आप एंट्री आपकी पॉसिबल है। सबसे ऊपर किसकी एंट्री पॉसिबल है, सीडीएस से और एनडीएस से, ओ एनडीए से और सीडीएस से। फिर अपना सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडर लगते हो आप, वो हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, साल में एक बार ये भी एग्जाम होता है। फिर आईबी वगैरह, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में इंटेलिजेंस ऑफिसर, एसीआईओ वगैरह ये लगते रहते हैं। तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी कम है। ये जैसे साल में 2 बार होगा, ये साल में 1 बार होगा, ये कभी कभी होगा 2-3 साल में, बट पोस्ट इसकी 1500-2000 के करीब आ जाती है भगवान की दया से। और इसमें एक सॉफ्ट स्पॉट ये मान सकते हो कि 2000 पोस्ट निकली है और बाई चांस 1000 बच्चे और रह गए ना, उनको अपनी 1000 बच्चे और रह गए बाई चांस, तो 3000 है। पोस्ट तो इतनी निकली थी बट ये 1000 वाले थे, इनको रो वगैरह उठा लेती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भी अपना काम तो सेम ही रहता है ना, तो मेरिट के उस पर ये अलग से पोस्ट कभी निकाल देती है, कभी नहीं निकालती। नहीं तो जो इसका आईबी ने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया उसी से ले लेती है। ये है भाई, क्या है, सीडीएस आ गया, सीएपीएफ आ गया, ये आ गया। उसके बाद ना, वैसे छोटी मोटी भर्ती है, एज ए सैनिक आपको भर्ती होना, एज ए नाविक आपको भर्ती होना हो सकता है, वो अलग चीज़ है, बट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे बेस्ट ये है। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग में देखो आईबीपीएस है, वो अलग से, मतलब पूरा सिस्टम है, बैंकिंग का सिस्टम है, वो अपना एक अलग से अपनी पोस्ट निकालता है, ठीक है, पीओ वगैरह की। जो एसबीआई है, जो सबसे बड़ी बैंक है, वो अपना अलग से निकालती है, और एक आरबीआई जो इनका सबको ध्यान में रखती है। देखो इसमें तो क्या होगा कि एसबीआई अपना काम चलाने वाली है, एसबीआई एसबीआई नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें जो बाकी बैंक बच गए ना, वो क्या करते हैं, अलग से, अरे अलग अलग नहीं लेता, वो आईबीपीएस को बोल देता है कि भाई हमारे नाम पे ले लो और हमें बता देना कि हमारे हिस्से कौन आया। तो ये पीओ वगैरह की ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो निकल जाती है। और फिर अपना आरबीआई, आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर होता है, जो इवन आरबीआई गवर्नर भी बन सकता है, अगर सही टाइम पे प्रमोशन और उम्र अगर उसकी सही है तो वो बन सकता है। अगर आपने पीएचडी की है ना, तो आरबीआई वाले आपको एक बेनिफिट देते हैं कि आपकी एज जो लिमिट है वो बढ़ा देते हैं। वो टाइम टू टाइम डिपेंड होती है ऑफ कोर्स, बट 34 के अराउंड कर देते हैं कि भैया वैसे चलो 30 साल थी बट आपने पीएचडी की है तो आप आ जाओ, क्योंकि उन्हें एक्सपर्ट चाहिए अपने फील्ड के, ठीक है। तो आरबीआई ये हो गया। फिर क्लर्क वगैरह की तो आप निकलते ही रहते हैं भैया फॉर्म। इस चीज़ को अलग से हाईलाइट करना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि आप 12th बेस वाले भी एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे एसएससी का मैंने अभी सीजीएल बताया, उसमें निकलती तो एमटीएस की भी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल वाली टारगेट करनी चाहिए, ना कि 10th और 12th लेवल वाली। तो जो ये क्लर्क वगैरह था ना, ये वही है कि 12th बेस पे आ गया है। फिर जब आप बड़ी चीज़ ले सकते हो तो छोटी चीज़ को सोचना ही क्यों, हाँ जस्ट नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे पास ये भी है ऑप्शन। फिर है जैसे अंडरटेकिंग, कि गवर्नमेंट की कंपनी मान लो एक टाइप से, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट उस पे वो नहीं करती, बट ये मान लो जैसे रेलवेज है, एलआईसी है, ईपीएफओ है तो ये सब गवर्नमेंट का ही, बट इनको एक टाइप से अलग थोड़ी ऑटोनॉमी दे रखी है कि तुम अपना काम करते रहो उस चीज़ में। तो रेलवे में बहुत सारी पोस्ट निकलती है, आपका एनटीपीसी वगैरह ये निकलती रहती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एलआईसी में मैनेजर वगैरह, ए वगैरह ये निकलती रहती है कि बहुत अच्छी पोस्ट है वो भी। ईपीएफओ, ईएसआईसी, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, 2-3-4 साल में आपकी
पोस्ट निकलती है उसकी ईओ, एओ, ये एक ही पोस्ट है, नाम 2 है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, ये निकलती है पोस्ट। उसके बाद इसी में निकलती है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इतनी अच्छी पोस्ट निकलती है। इसमें अपनी डीडी वगैरह की पोस्ट निकलती रहती है, डीडी बोले तो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह की निकलती रहती है। ये चीज़ें पीएसयू वगैरह में 2 वे में होता है, एक तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, बीटेक वगैरह की है, तो अगर आपके पास गेट है, उससे एंट्री मिल जाएगी। और एक है ये अपना एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेती है, तो उसमें दोनों एंट्री पॉसिबल है। और भी है बहुत सारे, जस्ट आइडिया दिया है मैंने। अगर आपको किसी भी चीज़ में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना आप, ठीक है। एकेडमिक और रिसर्च का क्या सीन है भैया, अगर मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है और मेरे को रिसर्चर बनना है या मेरे को एक टीचर बनना है, प्रोफेसर वगैरह बनना है, उसके लिए क्या होगा कि आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यूजी है, यूजी से आप पीजी कर लो। कुछ एग्जाम आप यूजी में भी दे पाओगे जिसकी वजह से आप आगे की पढ़ाई कर पाओ, जैसे नेट है, सीएसआईआर नेट आपको अलो करता है कि आप जो फाइनल ईयर में हो ना तब भी दे सकते हो, यूजी यूजी के अंडर ग्रेजुएशन के अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप दे सकते हो। और जबकि यूजीसी नेट है वो कई ब्रांचेज में ये बोलता है कि मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए या फाइनल ईयर में हो आप। और जैसे टेक्निकल बीटेक एंट्री वगैरह हो गई, उसमें क्या होगा, बीटेक एंट्री वगैरह में अगर आपने बीटेक वगैरह कर रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं कि भैया मास्टर डिग्री की शुरुआत भी कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा वो है, बट आप मान के चलो ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा ऑप्शन क्या रहने वाला है, ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा ऑप्शन क्या रहने वाला है, अगर आपको टीचिंग वगैरह के और रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए तो गेट ओ नेट सॉरी, तो नेट रहने वाला है। नेट में क्या रहने वाला है, 2 नेट है, एक यूजीसी नेट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एक है सीएसआईआर नेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये रहने वाला है। ये 5 सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाता है और ये 83 के करीब सब्जेक्ट है उसमें कंडक्ट करवाता है। दोनों की फ़ायदा सेम है, सब कुछ सेम है, बस एजेंसी अलग है। ये बस जो साइंटिफिक वो हो गया ना, लाइफ साइंसेज वगैरह हो गई, उसमें कंडक्ट करवाता है, ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाता है। बट जो उसकी स्कॉलरशिप है, लगभग आपको पीएचडी अगर आप करोगे तो 40,000 स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी, 35,000 तो वो है, प्लस डीए अलग से ओ डीएओ हाउसिंग एचआरए अलग से मिलता है। 35,000 तो बेसिक है, उसके ऊपर 10%, 20%, 30% आप किस जगह से आप कर रहे हो, उसका एचआरए अलग से मिलता है। तो लगभग आपके 40,000 तो हो ही जाते हैं, ठीक है। फिर आपको 10-20 हज़ार के करीब और 10,000 के करीब मतलब आपके सामान की वो दे देते हैं कि अगर आपको वो सामान खरीदना है तो 10-20 हज़ार पूरे साल के नाम के वो दे देते हैं। तो टोटल 5 लाख के करीब हो जाता है, 5 लाख से ऊपर ही हो जाता है। तो 5 लाख के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी कि आप अपनी रिसर्च करो, पीएचडी वगैरह करो। एक एलएस का होता है, एलएस क्या होता है, लेक्चररशिप। लेक्चररशिप से आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एलएस नेट का ही एलएस पार्ट है वो क्वालिफाइड करना पड़ेगा। है एक ही टेस्ट होना है, उसमें होता क्या है, जो टॉपर होते हैं उनको जेआरएफ मिल जाता है और जो उनसे हल्का से कम रह जाते हैं उनको एलएस मिल जाता है। बट चीज़ वही है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वगैरह इससे मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेज में, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में वो मिल जाती है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि प्राइवेट और पीजी का क्या सीन है। देखो, एक तो पीजी का क्या सीन था कि हम अपना एकेडमिक और रिसर्च में जाना है तो आप अपने सब्जेक्ट में कर लो, एकेडमिक और रिसर्च में जाना है तो अपने फील्ड में आप अपना पीजी कर लो और फिर पीएचडी के लिए ट्राई कर लो। पहले एमफिल होती थी, अब एमफिल हटा दी है, ठीक है। और एक क्या है कि भैया आप ना, मेरे को तो मैनेजमेंट वगैरह करना है, तो आप ना एमबीए वगैरह कर लो। एमबीए में क्या होता है कि आपको पैकेज वगैरह अच्छा मिल जाता है, कैट वगैरह अगर आप क्वालिफाइड कर रहे हो अच्छे नंबर से तो आपको वो है। तो उस टाइप के एग्जाम कौन से, कैट हो गया, सेट हो गया, स्नैप हो गया, ये कई सारे एग्जाम, आप इसमें से कोई भी अच्छा क्वालिफाइड करोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो एक ये भी कर सकते हो आप। एक है गेट, अगर आप बीटेक फील्ड वगैरह से हो तो गेट, गेट के बहुत सारे बेनिफिट है, मैंने एक वीडियो में अपना कवर भी करवाया है। वो जो वीडियो थी वो ओनली टेक्निकल फील्ड के लिए, तो वो अगर आपको इस पे ध्यान देना है तो वो भी देख सकते हो, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और लास्ट का ऑप्शन है प्राइवेट जॉब। भाई प्राइवेट जॉब तो आपके पास है ही है, प्राइवेट जॉब तो आपको मतलब अगर आपके पास स्किल्स वगैरह है ना तो आप वो कर ही लोगे, ठीक है। आपको इंटरव्यू वगैरह
जो भी आप जिस भी लाइन में हो वहाँ पे आपके प्राइवेट जॉब के तो ऑप्शन अवेलेबल है ही है। आप कोई भी स्किल सीख लो वो हो जाएगा। उसके बाद हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज की बात की है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज की बात नहीं की। टाइम टू टाइम वो भी निकालती रहती है। इलेक्शन करीब आया ज़्यादा निकाल दी, नहीं तो अपना आराम से चल रहा है काम, ठीक है। फिर अपना जो आर्मी वगैरह में सोल्जर वगैरह है वो वाली चीज़ें हैं। एक नेवी वगैरह में है, नेवी वगैरह भी अपनी निकालती रहती है। आप या तो इसको अगर आप करना चाहो तो डिफेंस वाले उसमें भी ऐड कर सकते हो, बट ये अदर सर्विसेज में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद जैसे प्राइवेट जॉब में अभी एक चीज़ ये हो सकती थी, नेवी और इसका एक मिक्सचर होता है मर्चेंट नेवी। इसमें काफ़ी अच्छा पैसा है, ये आप ट्राई कर सकते हो। इसमें इंजीनियर भी जा सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी जा सकते हैं, एज ए कैप्टन भी बन सकते हो। आपके कोर्सेज वगैरह होते हैं। एक इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि आप स्टार्टअप वगैरह भी कर सकते हो भैया। बट इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि पहले आप थोड़ा रगड़ा खा लो, ज़िंदगी सीख लो, तब इस लाइन में आना। वो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से अकल आती है। तो धक्के खाओ, ठोकर खाओ। तो ये स्टार्टअप लाइन भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप में स्किल्स है, आप में टैलेंट है, तो आप ये काम आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। इसमें लगभग पूरी अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें ना मिला के, 60-70 हज़ार के करीब तो ऑफिसर लाइन की पोस्ट निकलती है, अगर स्टेट सर्विसेज की अगर हम बात करें। और कुछ 4 और 5 लाख के करीब क्लर्क टाइप की जॉब की वो निकलती है, मतलब नोट ऑफिसर टाइप की जॉब निकलती है। ठीक है, तो आप ये भी टारगेट कर सकते हो, आप किस स्टेट से हो क्या हो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक। दूसरा, स्टार्टअप मैंने बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, कई सारे ना एग्ज़ाम आपसे ना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन माँगते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में 50% हो, 55% हो, 60% हो। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूर कर लेना। ऐसा ना हो कि किसी एग्ज़ाम के चक्कर में आप अपना जो आपके पास है उसको ही खो बैठो। ठीक है? एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक बार ना एक लेडीज़ थी, उसने नई-नई अंगूठी बनवाई और वो पूरे दिन लहराती घूम रही कि देखो, देखो, देखो। किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो बेचारी रात को परेशान हो गई। रात में परेशान होके उसने क्या किया, अपनी जो झोपड़ी थी ना उसमें आग लगा ली और चिल्ला रही है कि आओ, आओ, लोग आए भागे-भागे। उसमें बोला एक आके कि ताई, ताई तूने नई अंगूठी बनवा ली? तो वो बोलती है कि अरे भाई, अगर तू दिन में देख लेता तो मेरे को अपनी झोपड़ी नहीं जलानी पड़ती ना। वही चीज़ है, आपका जो एग्ज़ाम है, जो भी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएशन के साथ-साथ, उसके चक्कर में अपनी जो ग्रेजुएशन है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लेना। फॉर एग्जांपल कैट है, कैट वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी कंसीडर करता है, तो उसमें आपके 50% तो एट लीस्ट होने चाहिए। अनरिज़र्व्ड के लिए 50%, रिज़र्व्ड के लिए 45% या कुछ ऐसा ही होगा। क्राइटेरिया बदलता रहता है, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि आपको एट लीस्ट अपनी डिग्री 60% से बढ़ानी है। एटलीस्ट 60% से अच्छी नॉलेज के साथ बनानी है। और हाँ, ऐसा होगा कि जो आपकी उम्र है उसमें आप घबराओगे, चीज़ें मुश्किल लगेगी, बट घबराने की और मुश्किल लगने का है ही नहीं। इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है। एक दरवाज़ा बंद होगा ना 4 खुलेंगे, 4 बंद होंगे तो 16 खुलेंगे, गारंटीड है। और कभी दरवाज़ा बंद होता दिखे ना तो खिड़की से निकल जाओ, मेरे लिए क्योंकि दूसरा रूम है। दूसरे में कुछ होता दिखे तो तीसरे में निकल जाओ, घबराना नहीं है, बस लगे रहो। और जितना लगे रहोगे ना उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो ये था अपना ग्रेजुएशन के बाद। अगर हम मोटा-मोटा रिकैप करें तो क्या होगा भैया, सेंट्रल सर्विसेज़ में आ रही है हमारी यूपीएससी वगैरह, सब कुछ है। उसके बाद डिफेंस वगैरह की है, फिर बैंकिंग की है, फिर एकेडमिक और रिसर्च की है, उसके बाद प्राइवेट भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, और उसके बाद स्टेट सर्विसेज वगैरह वो बची गई। उसके बाद स्टार्टअप वगैरह बच गए, और उसके बाद और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ बच गई। अगर आप अपनी एक दिमाग करोगे ना खोल के, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कहीं पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। अगर आपको किसी भी उस पे डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। और प्लस अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एन्जॉय द जॉय ऑफ लाइफ।